हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल समाचार है? आज हम 2025 यानी सेशन 2025 और 2026 के बच्चों के लिए वास्तविक संख्या का पूरा पूरा वास्तविक संख्या का आज हम पहला पाठ करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में, एक बार पढ़ो पूरा दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। उसके बाद हमें विषम पूर्णांक के बारे में, समपूर्णांक के बारे में जानना है। उसके बाद हमें ये एक ऐसा सवाल है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल ये आपसे 2 या 5 में पूछा जा सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। और ये अगला क्वेश्चन जो आज तक नहीं पूछा है और ना ही कभी पूछेगा। बस इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से समझते हैं इस एक्सरसाइज को कि हम लोग किस प्रकार से इसको बिल्कुल एक बार पढ़ने के बाद अपने दिमाग में इस प्रकार से सेट करें कि कभी भूल ना पाए। और हम इतना बढ़िया से इसको पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव में हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, कहा जाता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। तो हम जानते हैं यहाँ भाज्य बराबर, हम ये जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। यानी हम इसे कह सकते हैं, भाज्य को अगर a से डिनोट करें तो भाज्य a भाजक b और भागफल को q से, तो शेषफल हमारा r यानी रेस्ट। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन हम कह सकते हैं a बराबर bq प्लस r होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत अगर हम समझें तो 7/5 यानी अगर हम कह सकते हैं 7 मेरा भाज्य है, 5 मेरा भाजक है। अगर हम इससे भागा लगाते हैं 5 इकाई 5 और जो शेष बचता है हमारा 2, ये हमारा रेस्ट है। यानी इसको हम भाज्य कह सकते हैं, इसको b भाजक कह सकते हैं, q भागफल और r को शेष से डिनोट करते हैं। और यहाँ हमें जानना जरूरी है कि यहाँ a जो होता है a बराबर bq प्लस r, ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ये होता है यूक्लिड विभाजन, जहां ये जानना जरूरी है जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b का मान होता है। तो बच्चों इसको हम आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। और कहता है यूक्लिड विभाजन से ही निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सवाल है 135 और 225। यानी हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ये सवाल बिहार बोर्ड में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इस सवाल को हम ध्यान से पढ़ें। देखते हैं, यहाँ भाज्य जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 225 बराबर, यानी भाज्य। और इसे हम और ज़्यादा बढ़िया से बनाने के लिए रफ पेज का उपयोग करेंगे। यानी 135 से भागा लगाएंगे 225 में और एक मर्तम लगाए, यहाँ 135 घटाए 0, यहाँ 9 कैंसिल, 90 इधर कर लेंगे, 135 एक मर्तम लगा दिए, 90 माइनस यहाँ 45 हो जाएगा और 45 से लगाए ये 90, ये 2 मर्तम और ये 90 माइनस, यानी शेष 0 आना चाहिए।
इसका प्रयोग हम रफ में करेंगे एग्जाम में, या तो हम अगर पेज है तो पेज पे यहाँ करके इसको हम इस प्रकार से घेर देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं 225 बराबर हम लिख सकते हैं ये भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 135 गुने 1 अजोड़ शेषफल। शेषफल हमारा यहाँ 90 है, तो यहाँ हम 90 लिखें। अब आगे करेंगे भाज्य के रूप में 135 हमारे पास से, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारे पास 90 है, भाजक यानी 90 गुने भागफल 1 और जोड़ शेषफल, शेषफल इस बार मेरा 45 है। और हम आगे देखेंगे फिर भाज्य के रूप में मेरा 90 आ गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भाजक है वही पहला का भाजक मेरा भाज्य बन रहा है, अगला का भाजक फिर मेरा भाज्य बनेगा, यानी 90 बराबर, और हम देख पा रहे हैं 90 को हम 45 से भागा लगा रहे हैं, 45 गुने 2, तो शेष हमारा 0 आ रहा है। और जैसे ही हमारा शेष 0 आएगा, हमारा हिसाब जो है वो बनकर तैयार हो गया है, यानी ये हमारा HCF है। तो हम कह सकते हैं इसे 135 और 225 का HCF 45 होगा, बराबर 45। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी है। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। फिर इसी प्रकार से भाज्य जो होती है, ये भाज्य जो है सबसे बड़ा, यानी 338,220, भाज्य बराबर हम यहाँ रफ का प्रयोग करेंगे, 196 से भागा लगाएंगे 38220, और यहाँ हम एक मर्तम लगाते हैं 196 घटाएंगे 2 7 10 7 17, 17 में से 9 गया, यहाँ 8, उसके बाद ये 2 1, अब फिर यहाँ लगाएंगे 2, अब यहाँ इस 9 मर्तम लगाएंगे, 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 नमा 81, 5 86, 8 9 8 17, इसे कैंसिल करेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 1 10 1 11, 11 में से 6 गया 5, ये कैंसिल, और इसके बाद 0। अब इसको हम 5 से लगाते हैं, तो 5 से 5 छक 30 के 0, बाकी 3, 45 3 48 के 8, बाकी 4, 5, और उसके बाद 5 इक्काई, वो तो 4 8 9 45 तो हो ही गया, 9 6 25 ठीक, और 5 इकाई 5, यानी अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये अब 0 आता है। तो हम इसको सही ढंग से लिख सकते हैं 38220 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भाज्य बराबर भाजक 196 गुने भागफल 195 जोड़ शेषफल 0। एक लाइन में मेरा आंसर बन चुका है, चूंकि 0 आएगा तो ये मेरा HCF होगा। तो हम लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF 196 होगा, यही हमारा आंसर है। ये सवाल 2 नंबर के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, उससे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 887 और 225, यानी 867 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक, यानी 225 गुने, अब भागफल क्या होगा, तो इसके लिए हम पीछे कॉपी में, या अगर हमारे एग्जाम बोर्ड में इस प्रकार से अगर ऐसा रहता है तो हम यही प्रयोग कर सकते हैं। 285 से भागा लगाएंगे 867 में, यहाँ इससे हम भागा लगाएंगे 2 3 3 3 बार लगाए, 3 पचे 15 5, बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 2 9, यहाँ 1 से लगा दिए 2 2 5, और 1 से लगाए 192, घटाएंगे 5 में से 2 गया 3, यहाँ 12 में से 9 गया 3, ये कैंसिल है, इससे लगाएंगे 192। अब इसको हम छो से देखते हैं, छो तिया 18, छो से अगर नहीं लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 15 1 16, अब इसे हम घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 8 में से 6 गया 2, और इसको लगाएंगे इधर 33 होगा, और 27 से एक मरतबा लगाएंगे 27, ये कैंसिल,
और यहाँ इस प्रकार से घट के आ रहा है 13 में से 5 गया 6, तो इस प्रकार से 6 से हम लगाएंगे फिर 27 में, और 6 से लगाएंगे तो 6 चौक 24, और ये घट के आता है 3, 3 से लगाएंगे 6 में तो 3 दूनी 6 यानी 0। इस प्रकार से हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं 867 को 225 यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस प्रकार से फिर भाज्य के रूप में इस बार 225 आया है, तो 225 यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक 192 भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल यानी 33। फिर आगे हम देख सकते हैं, आगे जो है हमारा 192 यहाँ भाज्य के रूप में आएगा, भाज्य बराबर फिर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। फिर भाज्य के रूप में 33 आएगा, 33 भाज्य होगा, भाजक होगा 27 गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल 6। फिर 27 आएगा, 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं 27 को फिर इस प्रकार से 6 भागा 27 यानी 6 चौक 24, यहाँ लिखे थे 3 और यहाँ 6 दूनी 3 दूनी 6 यानी 0। इस प्रकार से 27 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 4 प्लस 3 और इसके बाद फिर 6 लिखेंगे, 6 बराबर भाज्य 6 हो जाएगा, 3 गुने 2 जोड़ शेष। तो जहाँ शेष 0 आ गया तो समझिए हमारा HCF 3 बनेगा, HCF 3 बनेगा। किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन में आएंगे तो हम लिखेंगे 867 और 225 का HCF 3 होगा। देखते हैं कहीं कोई डाउट अगर लग रहा है तो देखते हैं। 667 225 एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हम इसको चेक करेंगे। 667 255 है, 255 है और हम हिसाब बना रहे हैं 225 से। यहाँ पूरा समस्या है। अगर क्वेश्चन 255 की जगह पर 25 रहे, 255 की जगह पर 225 रहे तो ये हिसाब सही है। ठीक है, आप लोग प्रयास करिएगा 255 से बनाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है 225 से, हम 225 लिए हैं। आप 255 से बनाने का प्रयास करिएगा, आपसे जरूर बनेगा। हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक किसको कहते हैं। ये समझना सबसे पहले जरूरी है, सम पूर्णांक आखिर क्या है। तो हम देखते हैं, लिखेंगे यानी सम संख्या एनमी सम संख्या 2n के रूप का होता है, 2n के रूप का होता है। एनमी सम संख्या जो होता है वो 2n के रूप का होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर हम निकालना चाहें 20वीं सम संख्या, अगर हमसे सवाल हो कि 20वीं सम संख्या क्या होगी, बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे आपके कम से कम 5 से 7 नंबर इस वीडियो यानी वास्तविक संख्या से बिहार बोर्ड में कम से कम 5 से 7 नंबर का जो है सवाल पूछा जाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 20वीं सम संख्या क्या है, तो एनवी सम संख्या 2n के रूप में होता है। तो 20वीं सम संख्या 2 गुने 20 यानी बराबर 40 होगी। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि दूसरी सम संख्या, दूसरी या पश्चिमी कह दिया जाए, पश्चिमी सम संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं फॉर्मूला एनवी सम संख्या 2n होता है। तो पश्चिमी सम संख्या 2 गुने 5 यानी 10,
अगर हम इसका जांच करें तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3 जहाँ ये हम जानना जरूरी है कि यहाँ जो n है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या होगी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये सारी संख्याएं होंगी। तो हम देख पा रहे हैं कि पश्चिमी सम संख्या जो होगा इस प्रकार से 10 होगा। तो हम चेक अगर करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पश्चिमी सम संख्या। ये हमारी पहली सम संख्या, ये हमारी दूसरी सम संख्या, ये हमारी तीसरी सम संख्या, ये हमारी चौथी सम संख्या, ये हमारी पश्चिमी सम संख्या। हम यहाँ पश्चिमी सम संख्या 10 निकाले और यहाँ भी पश्चिमी सम संख्या 10 ही है। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या जो होता है वो 2n के रूप का होता है, जहाँ n जो है एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अगला अगर हम देखें तो nवीं विषम संख्या के बारे में, तो nवीं विषम संख्या जो होता है वो 2n - 1 या 2n + 1 के रूप का होता है। ये हमें जानना जरूरी है। जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 ... यानी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव तक। ये चीज जानना सबसे पहले जरूरी है कि सम संख्या जो होगा, सम संख्या जो होगा वो 2n के रूप का होता है और विषम संख्या जो होता है वो 2n + 1 या 2n - 1 के रूप का होता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम बनाते हैं, समझेंगे, लिखेंगे। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर bq + r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होगा। ये लिखना बहुत जरूरी है। ये शर्तें हैं। यहाँ हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि a के स्थान पर हमारा 6 है, यहाँ a के स्थान पर 6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ b के स्थान पर, क्योंकि यूक्लिड विभाजन यानी धनात्मक पूर्णांक a माने हैं, यहाँ q जो होता है b के साथ गुणज होता है। तो यहाँ b मेरा 6 लिखेंगे। यहाँ b बराबर 6। जब b 6 होंगे इसलिए r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या में अगर हम 5 से भागा लगा रहे हैं, किसी भी संख्या में मान लीजिए 21 में लगा रहे हैं, तो जो रेस्ट यानी r जो बच के आएगा, या तो अगर हम 5 से किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं तो रेस्ट जो बच के आएगा या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इतना सारा रेस्ट हमारे पास यानी शेष बच सकता है। इससे ज़्यादा शेष हमारे पास कभी नहीं आ सकता है, न इससे कम हो सकता है। तो r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा। r का मान जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जब b का मान यहाँ 6 है तो r का मान हमारा 0 हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। b हमारे पास 6 है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इतना r का मान हमारे पास संभव है। तो हम देखेंगे सबका मान सेट करके r बराबर 0 रख के देखते हैं। तो r बराबर हम 0 रखने पर देखते हैं, r बराबर 0 रखने पर a बराबर b के जगह पर 6q और r के जगह पर 0 रखें, यानी a बराबर 6q है।
हम यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालते हैं तो ये 3 क्यू हो जाएगा और जो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों, उसे हम n कहते हैं। क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं यह 2n के रूप का है। और अभी-अभी हम जाने हैं कि जो 2n के रूप का होता है वो सम होता है। वो क्या होता है? सम होता है। तो लिखेंगे यह 2n के रूप का है, अतः यह सम है। अतः यह क्या है? सम है। फिर हम चेक करेंगे r बराबर 1 रखेंगे, लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर। जब r हम 1 रखेंगे तो हम देखेंगे a बराबर 6q प्लस 1। फिर यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3q और ये ब्रैकेट के बाहर 1। तो अभी-अभी हम आपको बताए हैं जो ब्रैकेट में हम जिसका मान रखते हैं वो n होता है। क्या होता है? n होता है। तो हम इसको कहेंगे यह 2n प्लस 1 के रूप का है, अतः यह विषम है। अतः यह विषम है। इसी प्रकार से हमें n का अगला r का अगला मान, यानी हम अभी r का मान 1 रखें तो r का हमें अगला मान रखना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। यानी 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 3q प्लस 2 का 2 1 बाहर। अभी हम ये आपको हम बताए हैं कि ब्रैकेट में जो मान होगा वो n का मान होता है। तो ये 2 और ये ब्रैकेट है तो n है, तो लिख सकते हैं यह 2n के रूप का है, अतः यह सम है। क्योंकि 2n के रूप वाले जितने भी धन पूर्णांक होंगे सारा सम धन पूर्णांक होंगे। अगला मान रखेंगे r बराबर 3 रखने पर। r बराबर 3 रखने पर जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3। हम देखेंगे 6q प्लस 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये 3q प्लस 2 इकाई 2 और ये ब्रैकेट के बाहर 1। अभी-अभी हम आपको बताए जो ब्रैकेट में मान होता है उसको हम n कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यह 2 और ये ब्रैकेट इसको हम n कहेंगे, यह 2n प्लस 1 के रूप का है, अतः यह विषम है। अतः यह विषम है। हम आगे भी r का मान रखते चलेंगे। r का मान रखेंगे r बराबर 4 रखने पर। जब हम r बराबर 4 रखेंगे तो ये a बराबर 6q प्लस 4 होगा, यानी यहाँ हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ 3q प्लस 2 होगा। बच्चों अभी-अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो भी ब्रैकेट में मान होता है वो n का मान होता है। तो ये 2 गुने जो ब्रैकेट का मान है वो n है, तो हम इसको कह सकते हैं फिर से कि यह 2n के रूप का है, अतः यह सम है। फिर r का अगला मान भी रखेंगे, r बराबर 5 रखने पर। ये हमारा लास्ट मान है, r बराबर 5 रखने पर। तो जब हम r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर यहाँ 6q प्लस 5 होगा और जब 6q प्लस 5 होगा तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। यानी यहाँ हम कॉमन निकालते हैं 2 तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1। यानी जो ब्रैकेट में n है उसको, जो ब्रैकेट में उसको हम n कहते हैं, तो लिखेंगे यह 2n प्लस 1 के रूप का है, अतः यह विषम है। तो बच्चों फाइनली हम अपने सारे मान रख चुके हैं। अब जैसा कि सवाल कह रहा था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या मेरा मान जो क्वेश्चन कर रहा था वो हमारा मान जो है सामने वो दिख रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं 6q प्लस 1, यहाँ देखते हैं ये विषम है
6q + 3 यहाँ देखते ये भी सम है, 6q + 5 यहाँ और ये भी सम है, बाकी जितने भी मान हैं वो सम है। यानी जैसा कि हमें बताया क्वेश्चन में पूछा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के जो भी धनात्मक पूर्णांक है वो सारे विषम में हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतिम में कि अतः इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का संभव है। हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो सवाल है ये सवाल आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में आज तक नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव का सवाल होगा। और यहाँ पूछ रहा अधिकतम संख्या, जब हमसे पूछे अधिकतम संख्या तो हमें HCF ज्ञात करने की जरूरत है। अगर हमसे कहें कम से कम तो एलसीएम निकालने की जरूरत है। आप इस बात को ध्यान से समझें। तो इसमें पूछा जा रहा है अधिकतम संख्या, तो हम करेंगे यही यूक्लिड विभाजन से। जो दो संख्या है 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ये अगर हम HCF निकाल पाते हैं तो यही हमारी अधिकतम संख्या होगी। जैसा कि अभी हम बताएं, HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं आप किसी विधि से भी इसका HCF ज्ञात कर सकते हो, या गुणनखंड विधि से भी। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन से ही देखते हैं। लिखेंगे 616 बराबर, यानी भाज्य हम बोले थे को आसान होगा इसे इस प्रकार से कॉपी के पीछे इसको आप भागा देके ज़्यादा समझोगे तो 16 से इधर लगाएंगे। ये 32 है तो 32 लगाएंगे, 32 इकाई 32, ये कैंसिल, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ हमारे पास 5 में से 3 गया तो यहाँ 2 और यहाँ 6 और फिर हम 32 लगाएंगे। 32 से अगर हम 8 बार लगाते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 से 8 या 24, 24 एक 25, यानी और भी लग सकता है। अगर हम 9 बार लगाते हैं इसमें, 9 दूनी 18 के 8 वहाँ की 1, 9 तिया 27, 1 29, 27 1 28। सॉरी, अगला यह 16 में 60 किया 8 और यहाँ ये कैंसिल और यह 8 से लगाएंगे 32, तो 8 चौक 32, फाइनल शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाता है तो हमारा, हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाएगा तो जब शेष 0 आ गया तो हमारा ये HCF हो गया। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना के छोड़ सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 616 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो शेषफल हम डायरेक्ट शेषफल हमारे पास यहाँ आया था 8, फिर भाज्य के रूप में भाज्य हमारे पास 32 है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए ये हमारा HCF हो जाएगा और जो कि मेरा जवाब यानी जो हमारा सवाल है उसका आंसर है 8 ही हमारा आंसर है। ये सवाल आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, है ना। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। यहाँ मिस था, यहाँ -0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। उम्मीद है आप ऐसे सवालों को बड़ा ही आसानी से बना सकोगे। अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये भी सवाल वीवीआई सवाल है। अगर पूछा जाएगा तो कभी-कभी 5 नंबर में ये भी सवाल रखा जाता है और कभी-कभी 2 नंबर में भी देखा गया है। तो अच्छा सवाल है, हम आते हैं और इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करते हैं। समझिए, मान लेंगे इसी प्रकार से, मानेंगे कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, और ये लिखना ना भूले जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं, तो बच्चों इस बात को ध्यान से समझो। कभी-कभी डायरेक्ट पूछ देगा यूक्लिड विभाजन क्या है, या कभी-कभी पूछ देगा निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो इस बात को ध्यान से समझें। यहाँ 0 से बड़ा या बराबर B, R से बड़ा B होता है। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास B का मान जो है, B का मान 3 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ B बराबर 3। जब B बराबर 3 है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए R के संभावित मान 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं। क्योंकि B अगर 3 है तो R के संभावित मान 0 से लेकर 2 तक होंगे। B अगर 10 होगा तो R के संभावित मान 0 से 9 होंगे। अगर B 50 है तो R के संभावित मान 0 से 49 होंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। लिखेंगे A बराबर, इसमें हम इसका मान लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर, जब हम R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर, यहाँ B की जगह पर 3 है और Q की जगह पर M है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3m+1, या 0 रख रहे हैं R के मान, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 3m+0। तो A में, यहाँ 3m में अगर हम कुछ भी 0 जोड़ते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं A बराबर 3m। सवाल हमारा कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो जब सवाल पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ A का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, यानी यहाँ 3m का वर्ग 3 या 9 m² हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 कॉमन लेंगे और जो ब्रैकेट में होगा वो m हमारा कहलाएगा। तो 3 कॉमन लिए तो यह 3m² होगा। तो जो भी ब्रैकेट में है वो 3m, ब्रैकेट में जो होगा उसको हम m के रूप में मानेंगे। तो हम लिख सकते हैं यह 3m के रूप का है। हम आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन आगे हम मानेंगे R का मान 0 रखे, R का मान अब 1 रखेंगे। R का मान 1 रखने पर तो A बराबर 3m+1। सवाल में कहता है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ समझिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो उस पिछले वाले सवाल में ऐसा वर्ग नहीं कहा गया था, इसमें कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना। तो फिर यहाँ में दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर बराबर 3m+1 का स्क्वायर, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगेगा A² + 2AB + B², यानी 3m का स्क्वायर 3 या 9m² प्लस 3 दूनी 6m + 1, यानी ये दोनों में हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 3m² प्लस 2m, ब्रैकेट के बाहर 1 है तो 1 लिखेंगे। यानी ये ब्रैकेट में जो भी मान है उसको हम m के रूप में मानेंगे। तो ये जो है लिख सकते हैं यह 3m+1 के रूप का है। फिर इसमें हमें
मान रखना है, बस यही दिखाना है कि ये 3m या 3m+1 के रूप का है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। तो हम देखें r बराबर 0 रखे तो 3m के रूप का हुआ, जब इसका वर्ग किए तो यानी जब हम 0 रखे और उसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो वो 3m के रूप का आया। जब r का मान हम 1 रखे हैं और फिर हम दोनों पक्षों में वर्ग किए हैं, चूँकि सवाल कहता है कि पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए और वो हमें आया है 3m+1 के रूप का। तो r बराबर फिर हम रखेंगे अगला मान r बराबर 2 रखने पर, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ सामने निकल के आएगा a बराबर 3m+2। फिर से हमें दोनों पक्षों में वर्ग करने की जरूरत है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3m+2 का वर्ग, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से फिर टूटेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12m प्लस 2 दूनी 4। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो 3m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकाले तो यहाँ 3 तिया 9 3m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4m प्लस 3 इकाई 3 ब्रैकेट के बाहर फिर 1, यानी ये 3m+1 जो ब्रैकेट में रहेगा उसको हम m कहेंगे। तो लिखेंगे यह है 3m+1 के रूप का है। तो बच्चों हम देख रहे हैं जैसा कि सवाल कहा गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो हम देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग किए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो ये 3m के रूप का आया। अगला धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किए तो ये 3m+1 के रूप का आया, आगे भी 3m+1 के रूप का आया, यानी या तो 3m या 3m+1 के रूप का आया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का संभव है। तो बच्चों हम अगला सवाल में आते हैं और अगला सवाल जो बिहार बोर्ड आज तक नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा, क्योंकि सवाल है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ b का मान 9 है तो r के संभावित मान जो होंगे वो 0 से लेके 8 तक होंगे और उसके बाद उसका घन भी करना है। ऐसा संभव मतलब ऐसे सवाल बिहार बोर्ड सिलेक्ट नहीं करता है। तो इस सवाल को अगर आप चाहो तो अपने मन से घर पर बना सकते हो। और आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।